एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियोस में हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था, C3 चक्र के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं C4 साइकिल। तो पहले तो हम कंसेप्ट क्लियर कर देते कि इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है। हमने देखा था C3 साइकिल में 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। हैच और स्लैक इन 2 वैज्ञानिकों ने इस चक्र की खोज की थी, इसीलिए इसको हैच एंड स्लैक चक्र भी कहते हैं। तो ये है क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, एक अतिरिक्त तरीका है जो अपनाया है उन पौधों ने जो उष्ण प्रदेशों में जहां गर्मी ज़्यादा होती है वहां पर उगते हैं। अब ऐसा क्यों हम पढ़ेंगे, वहां कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं जहां पर सामान्य C3 चक्र से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सारे कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं C4 साइकिल का। तो C4 चक्र उन पौधों में पाया जाता है जो प्रायः ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, यानी जहां पर गर्मी ज़्यादा होती है, उष्णीय प्रदेश होती है, यानी जहां पर ट्रॉपिकल ग्रासेज हैं, हम जैसे मेज है, शुगर केन है, एट्रिप्लेस है, एमेरेंथस है, इन सब में C4 चक्र पाया जाता है। दूसरी बात कि जिनमें भी C4 चक्र पाया जाता है उनकी पत्तियों की एनाटॉमी विशेष प्रकार की होती है। वो क्या होती है उसको आप समझिए, वो इम्पोर्टेंट है। कि जैसे ये प्लांट की अपर एपिडर्मिस है लीफ की, और ये लोअर एपिडर्मिस है, और मान लिए कि ये इसका संवहन पुल है, वेस्कुलर बंडल है। तो इन पौधों की क्या विशेषता होती है कि इनकी पत्तियों में जो संवहन पुल है उसके चारों ओर बड़ी गोलाकार कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिनको कहते हैं पुलाच्छद कोशिकाएं। पुलाच्छद कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। और क्योंकि ये जो पुलाच्छद कोशिकाएं हैं वो मोतियों की एक गोलाकार माला के अनुसार के समान दिखाई देती हैं, और मोतियों की माला के लिए जर्मनी में एक शब्द है क्रेंज। क्रेंज। तो इसी के आधार पर इस विशेषता को कहा गया है क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी C4 पादपों की महत्वपूर्ण विशेषता है। और क्रेंज एनाटॉमी है क्या? एक मोतियों की माला जैसी गोलाकार संरचना होती है जो किससे बनी होती है? बड़ी बड़ी गोलाकार कोशिकाएं जो किसके चारों ओर? संवहन पुल के चारों ओर, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है। अब ये अलग बनावट इनमें क्यों है? क्योंकि उनकी कोई खास भूमिका, विशेष भूमिका है। अब ये क्या है अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी C4 पादपों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि आपने पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ी होगी कि जो संवहन पुल है उसके चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं या मीजोफिल सेल कहते हैं। हमारी ये जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। चलिए, तो अब मैं दूसरी विशेषता पे आपका ध्यान चाहूंगा जो कि बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल में अलग होती है। इनमें जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट वो अलग होता है, और इनमें जो होता है वो अलग होता है। यानी इसमें द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको कहता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है वो, उसको हम समझते हैं कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है, मतलब इसके किनारों पर एक रिंग के रूप में व्यवस्थित
होता है, जबकि इसमें बिखरा हुआ क्लोरोप्लास्ट होता है। नंबर 1 पहला अंतर तो ये कि इसमें कंसेंट्रिकली रिंग के रूप में अरेंज होता है, इसमें बिखरा होता है। इसमें स्टार्च कण बड़े होते हैं, इसमें स्टार्च कण छोटे होते हैं। लेकिन अब तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर, इस पर ध्यान देना कि बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है, जबकि जो मेसोफिल सेल है उनके क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों होते हैं। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ऐसा क्यों है, क्या महत्व है, आगे पढ़ेंगे। फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होगा तो ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी, और यही तो काम करना है C4 पादपों, ऑक्सीजन की कमी बनाए रखनी है, तभी ये सर्वाइव कर सकेंगे। आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए, हमने पढ़ा कि C4 पादपों में द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट होता है। बंडल शीथ कोशिकाओं में जो होता है उसमें फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन पैदा नहीं होती है, जबकि मेसोफिल कोशिकाओं में जो होता है उसमें हरित लवक जो होता है उसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी के अलावा द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट, ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अब हम C4 चक्र कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए, तो C4 चक्र की प्रक्रिया 2 कोशिकाओं में होती है। एक तो होती है पर्णमध्योतक कोशिका, मैं आकार में थोड़ी बड़ी करके बताता हूं, और दूसरी होती है हमारी बंडल शीथ कोशिका। ठीक है, ये आपको ज्यादा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, मैं छोटा बना देता हूं। चलिए, ये हमारी है पर्ण मध्योतक कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोफिल सेल, और ये हमारी है बंडल शीथ सेल, जिसको हम कहते हैं पुलाच्छद कोशिका। चलिए, तो इस चक्र की शुरुआत कैसे होती है, देखिए हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा बनानी है, इसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हम। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मेसोफिल कोशिकाओं में आती है ये बदल जाती है बाइकार्बोनेट में, HCO3। HCO3 फिर एक यौगिक होता है PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट, इन दोनों से मिलके एक 4 कार्बन वाला अम्ल बनाता है जिसको कहते हैं C4 एसिड, और इसीलिए हमने इस चक्र का नाम क्या दिया है, C4 साइकिल। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कोई भी हो सकता है, मैलिक अम्ल भी हो सकता है, ज़्यादातर मैलिक अम्ल होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो रासायनिक समीकरण है, वो एक महत्वपूर्ण एंजाइम के द्वारा होती है जिसका नाम है पेपकेज। पेपकेज एंजाइम, पेप और HCO3 दोनों को मिला के C4 एसिड बनता है। अब ये C4 एसिड बनने के बाद कहां पर चला जाएगा, पुलाच्छद कोशिकाओं में चला जाएगा। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये C3 एसिड में बदल जाएगा, क्योंकि C4 C3 में बदला, एक कार्बन कम हो गया, तो वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। अब ये C3 एसिड वापस कहां पर, पर्णमध्योतक कोशिका में आएगा और पुनः ये हरित लवक में फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चक्र 2 कोशिकाओं के मध्य चलता रहता है। अब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मल वापस किसमें, C3 चक्र में प्रवेश करती है, और अंतिम रूप से फिर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है क्या, कि शर्करा का निर्माण हो जाता है। यानी C4 चक्र में C3 चक्र शामिल है। तो अब यहां पर समझने की बात यह है
कि जब C3 चक्र से ही हमको शर्करा बनानी थी तो इतनी सारी व्यवस्थाएं करने की कहाँ आवश्यकता हो गई। अब इसको हम समझते हैं, तो इस पर आप सभी गौर करना। देखिए क्या होता है, C4 चक्र का विकास मुख्य रूप से प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रक्रिया से बचने के लिए होता है। अब प्रकाश श्वसन क्या होता है कि देखिए C3 चक्र में रूबिस्को एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, लेकिन जब कभी भी ऑक्सीजन की सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ता और ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और उस समय जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश श्वसन। और प्रकाश श्वसन जब होता है जब ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो C4 चक्र एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रकाश श्वसन बिल्कुल नहीं होता, और उसके लिए तरीका है, क्या तरीका है कि बंडलशीत कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती नहीं है, हमने पढ़ा है, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं होता और इसकी भित्ति भी बहुत मोटी होती है। तो दो कारक यहाँ पर ये सहायक होते हैं, मोटी भित्ति का होना और ऑक्सीजन का नहीं होना, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हमेशा ऑक्सीजन से ज्यादा बनी रहती है। इस कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः C3 चक्र में जाके शर्करा बना देता है। तो बंडलशीत सेल ने यहाँ व्यवस्था कर दी है कि ऑक्सीजन की सांद्रता को अधिक नहीं होने देना, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को अधिक बनाए रखना, ताकि कभी भी प्रकाश श्वसन नहीं हो। ठीक है। दूसरा इस चक्र का उद्देश्य, अब उसको समझिएगा कि देखिए C3 चक्र में पहला एंजाइम होता है रूबिस्को। अब वो मजबूर है, ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो उससे जुड़ ही जाएगा और प्रकाश श्वसन कर देगा। लेकिन यहां पर पहला एंजाइम कौन सा है, पेपकेज, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ता, HCO3 के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। यानी यहां पर इसका ऑक्सीजन से कोई कंपटीशन नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा हो तो भी पेपकेज किसको, HCO3 को ग्रहण ही करेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, हाई टेम्परेचर पर रूबिस्को काम करना बंद कर देता है, उसकी क्रियाशीलता धीमी हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी पेपकेज अच्छी तरह से काम करता है। पत्तियों के रंध्र भी व्यास में कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और रंध्र छोटे हो तो भी पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 के रूप में आती रहेगी। यानी रंध्र बंद होंगे तो पानी की हानि भी कम होगी। यानी C4 मैकेनिज्म से कितने फायदे हो गए, एक तो वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि कम होगी, ऑक्सीजन से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, गर्मी कितनी भी अधिक हो, रूबिस्को तो डैमेज होता है लेकिन पेपकेज डैमेज नहीं होता है। तो इन सब कारणों से ये एक विशेष व्यवस्था की है उष्णकटिबंधीय पादपों ने, जिसको हम कहते हैं C4 चक्र या हैच एंड स्लेक चक्र। ठीक है, तो ये है हैच एंड स्लेक चक्र। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात तुलना पूछी जाती है, C3 चक्र और C4 चक्र में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे।